Hello everyone, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we continue chapter number 13 in your geography social science textbook, and the chapter name is The Changing Earth. In the last two videos, I give you the basic understanding about folding of mountains, faulting and block mountains, volcanoes and types of volcanoes. So in today's class we continue the topic types of volcanoes. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, मतलब ज्वालामुखी जो है वो 3 तरह की होती है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। अब ये क्या है, इसके लिए हम डिटेल में अभी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बी कंटिन्यू विथ मी एंड ओपन योर बुक। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप सभी को टॉपिक दिख रहा है, पेज नंबर है 129, तो ओपन कर लीजिए आप अपनी बुक में। वॉल्केनोज आर ऑफ 3 मेन टाइप्स, 3 तरीके के वॉल्केनोज होते हैं, बेस्ड ऑन देयर पीरियड ऑफ एक्टिविटी, जिस तरीके के वो काम करते हैं उसके आधार पर। फर्स्ट है एक्टिव वॉल्केनो, सेकंड है डोरमेंट और थर्ड है एक्सटिंक्ट। क्या अंतर है और क्यों इन तीनों को ऐसे नाम दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी जानेंगे वीडियो के अंदर। फर्स्ट में क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, फ्रीक्वेंट इरप्शंस ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम। फ्रीक्वेंट इरप्शन मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर ही या पिछले 10-20 सालों के अंदर ही ऐसी ज्वालामुखी जिसका इरप्शन हुआ हो, जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी का फूटना, वो हुआ हो। ये कहाँ कहाँ पर हुआ है, जैसे कि माउंट कोटोपेक्सी जो कि यूकेडोर नाम की जगह पर है। आगे क्या दे रखा है आपको, फिर हम देख रहे हैं माउंट एटना और जो कि इटली में है, 1997 के अंदर ये एक्टिव वोल्केनो था, मतलब इसका इरप्शन हुआ था। माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, माउंट स्ट्रोम्बोली जो कि ऑफ द वेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ इटली, मतलब इटली के जो वेस्ट कोस्ट है, मतलब तटीय इलाके वहाँ पर है, वेस्ट साइड्स के अंदर। मैक्सिको में बैरन आइसलैंड है जो कि इसमें देखा मैक्सिको बैरन आइसलैंड, सॉरी उसका नाम है मैक्सिको बैरन आइसलैंड जो कि इंडिया के अंदर है। अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है उसमें अकेला एक्टिव वॉल्केनो है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है, तो आप क्या बोलेंगे, बैरन आइसलैंड में जो कि इंडिया में है, अंडमान निकोबार आइसलैंड पर। सेकेंड नंबर के वॉल्केनोज क्या होते हैं, मतलब डोरमेंट वॉल्केनोज से क्या समझते हैं आप, ऐसे वॉल्केनोज जो बहुत लंबे समय से नहीं इरप्ट हुए हो, मतलब जिसे स्लीपिंग वॉल्केनो कहा जाए। स्लीपिंग वॉल्केनो मतलब ऐसी ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से इरप्ट नहीं हुई हो या उसमें इरप्शन नहीं हुआ हो, ज्वालामुखी जो है वो फूटी ना हो, विस्फोट ना हुआ हो उसका। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं, माउंट वेसुवियस जो कि इटली के अंदर है, क्योंकि माउंट वेसुवियस क्योंकि जब लावा निकलता है तो हमने पढ़ा था कि लावा के जमने के साथ साथ ही एक माउंटेन का रूप ले लेती है, इसीलिए इसे माउंट बोलते हैं क्योंकि पहाड़ों पर ही रहती है ये। निस 2000 ग्रीस के अंदर है, 2000 में इसका एक्सप्लोजन हुआ था। आगे दे रखा है माउंट किया जो कि हवाई में है, माउंट वेकर जो कि यूएसए के अंदर है। ये कुछ ऐसे माउंटेन्स या कुछ ऐसे वॉल्केनोज है जिनका इरप्शन कुछ लंबे समय से नहीं हुआ है, इसीलिए इनको स्लीपिंग वॉल्केनो कहा जाता है। तो कभी आपके फिलअप में आ जाए स्लीपिंग वॉल्केनो किसे कहा जाता है, एक्टिव, डोरमेंट या फिर एक्सटिंक्ट को। तो डोरमेंट वॉल्केनोज को स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कहा जाता है। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब ऐसे वॉल्केनोज एब्सोल्युटली क्वाइट, मतलब जो बहुत सालों से, मतलब कम से कम है हम कहें 100-200 सालों से जो इरप्ट नहीं हुए हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इतिहास के अंदर कि कब ये ज्वालामुखी जो है फूटी थी। जैसे माउंट किलिमांजारो जो कि तंजानिया के अंदर है, माउंट केनिया जो कि केनिया के अंदर ही है, माउंट वार्मिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और माउंट एल्बरस जो कि रशिया के अंदर है। ये कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिसमें कभी भी हम हिस्ट्री में नहीं देख सकते कि ये जो ज्वालामुखी है ये कभी इरप्ट भी हुई होगी, मतलब ये कभी भी इरप्ट नहीं हुई है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप देख सकते हैं डिड यू नो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब आपको डिड यू नो दे रखा है फैक्टवाइल, ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ना ही इससे कोई आंसर आता है, लेकिन तो भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चैप्टर की। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड क्या है, फिर समकालीन विश्व क्या है, क्या दे रखा है आपको, देयर आर मोर देन 500 एक्टिव एंड थाउजेंड्स ऑफ द डोरमेंट एंड द एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर 500 एक्टिव वॉल्केनो मतलब 500 ऐसी ज्वालामुखी हैं जो समय के साथ साथ मतलब कुछ सालों में इरप्ट होती रहती है। बहुत सारे ऐसे वॉल्केनोज है जो डोरमेंट है, मतलब जो पिछले 10-20 सालों से या 50-100 सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे वॉल्केनोज हैं जो बहुत लंबे समय से कभी इरप्ट हुए ही नहीं, मतलब कभी उनका रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है कि कब वो ज्वालामुखी फूटी थी। आगे देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ द वॉल्केनोज आर फाउंड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मतलब पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर जो रिंग ऑफ फायर नाम का एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज पाए जाते हैं। और टोटल 452 वॉल्केनोज आर सिचुएटेड इन दिस रिंग। उस पूरी रिंग के अंदर 452 मतलब
आधे से ज़्यादा क्या, पूरे के पूरे वोल्केनोज ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर ही पाए जाते हैं, विच कंस्टिट्यूट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव एंड द डोरमेंट वोल्केनोज। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वहाँ पर मतलब एक एरिया बना रखा है, प्रोमिनेंट एरिया, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के 75% एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनो वहीं पर ही है। तो इसी जानकारी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलें, अब आप देखिएगा नेक्स्ट पेज पर कहाँ पढ़ना है हमको। सो दिस योर नेक्स्ट पेज एंड द टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्केनो। सिग्निफिकेंस मतलब क्या क्या खूबियाँ हैं वॉल्केनोज की, ठीक है। हाउ वॉल्केनोज आर आल्सो यूजफुल, ज्वालामुखी कैसे यूजफुल होती है बहुत सारे लोगों के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि इससे तो है नुकसान ही होता है, इरप्शन होता है, बहुत सारे जो लोग हैं उनको सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो जाती है, वो उस जगह रह नहीं सकते आसपास जहाँ पर ज्वालामुखी होती है। लेकिन इसके यूजेस क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला, मटीरियल कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनो फॉर्म्स फर्टाइल सॉइल। जब ज्वालामुखी के अंदर से जो सारे मटेरियल्स निकलते हैं, जो लावा निकलता है, वो तो ठंडा होकर के इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है समय के साथ साथ, लेकिन और भी जो बहुत सारी चीज़ें निकलती है उससे वहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल होती है, मतलब ज्वालामुखी के आसपास की जो मिट्टी है वो हमेशा उपजाऊ रहती है। आगे दे रखा है सेकंड पॉइंट, वॉल्केनोज ब्रिंग आउट यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वॉल्केनोज जो है उससे धरती के अंदर के जो मिनरल्स है वो बाहर आते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। वॉल्केनोज हेल्प जियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इससे जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो जियोग्राफी के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनको पता चलता है कि धरती के अंदर क्या डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। वो फोर्थ पॉइंट है आपका कि वॉल्केनोज आर टूरिस्ट अट्रैक्शन वर्ल्ड वाइड। जहाँ पर वॉल्केनोज होते हैं बहुत दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए आते हैं, जहाँ पर एक्टिव या डोरमेंट वॉल्केनोज होते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक पर चलते हैं कि क्या बता रहा है अर्थक्वेक से, क्या पता पड़ता है आपको, भूकंप, ठीक है। तो अर्थक्वेक का मतलब आप लिख सकते हैं भूकंप, ओके। आगे दे रखा है द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। एक सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर आप समझना चाहें, द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इसमें दे रखा है शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब जब धरती जो है वो हिलना शुरू हो जाती है तो उससे क्या होता है, अर्थ क्रस्ट जब हिलना शुरू हो जाए, धरती के अंदर की जो प्लेट्स में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक आर द वाइब्रेशंस ऑफ द ट्रेमियस फेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ट्रेमियस आर कॉज्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंस बेनिथ द क्रस्ट। धरती के अंदर जो क्रस्ट होती है, पूरी लेयर जो होती है 45 किलोमीटर्स की, उस पूरी के अंदर जब भी कोई डिस्टर्बेंस होते हैं प्लेट्स के बीच में, तब हमारी अर्थ जो है वो शेक होना मतलब हिलना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी बॉटल में वाटर डाल करके उसे हिलाते हैं, इस तरीके से जब धरती वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। जब अर्थक्वेक को ज़्यादा आ जाए तो अर्थक्वेक से जो है नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत बार जो है हम कह सकते हैं कि लाइन भी खिंच जाती है धरती के अंदर। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है आपको, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, दीज डिस्टर्बेंसेस कुड एदर बी ड्यू टू प्लेट्स कोलाइडिंग और द अगेंस्ट ईच अदर और ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन। ये जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं अर्थक्वेक मतलब धरती के अंदर अर्थक्वेक के थ्रू, ये प्लेट्स के कारण भी हो सकते हैं, मतलब धरती के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में खिसकने से भी हो सकते हैं, या फिर जब एक दूसरे के आसपास टकराती है वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फूटती है तब धरती के अंदर प्लेट्स में वो डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं वो पूरे आसपास के एरिया को रिफ्लेक्ट करते हैं और उस पूरे एरिया में जो है वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं, उससे भी अर्थक्वेक हो सकते हैं। अर्थक्वेक होता कैसे है, कैसे धरती जो है वो हमारी मतलब कप कपाने लग जाती है, जिसे हम भूकंप बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम मूव करते हैं, हाँ हियर। So look at the next point. The point inside the earth from where the earthquake originate called the focus. धरती के अंदर का वो हिस्सा जहाँ से कुछ हिलने की या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंस की या फिर अर्थक्वेक होने की आशंका जाहिर होती है, मतलब जहाँ से शुरू होता है उसे हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। द पॉइंट एग्जैक्टली अबाउट द फोकस, उस फोकस के, मान लीजिए कि धरती है और ये धरती का अंदर का हिस्सा है जहाँ पर फोकस है, मतलब यहाँ से जो है इफेक्ट पड़ रहा है धरती के ऊपर। ये हमारी अर्थ है, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, कौन सा हिस्सा अब हम देख सकते हैं, 1 मिनट, यस, हाँ। तो यहाँ पर जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, इस हिस्से को हम बोल सकते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। मतलब जहाँ से निकलता है उसे फोकस बोलते हैं। धरती के ऊपर का जो हिस्सा जहाँ पर भूकंप होता है, सबसे ज़्यादा अवतरित होता है, उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है? द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द अर्थक्वेक टेक्स प्लेस एट द एपिसेंटर। और जहाँ पर कोई चीज़ होगी, मतलब वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन जो है जहाँ पर जिस जगह से निकल रहा है, फोकस जिसके नीचे है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा
होगा और आसपास के एरिया में कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आप जिस जगह रहते हैं, आपके पास वाला जो घर है उसके नीचे ही एकदम फोकस बना हुआ है और उस घर के ऊपर जो है एपी सेंटर है, मतलब उस घर की जो धरती है वो सबसे ज़्यादा शेक करेगी, तो आपके आसपास का जो विलेज एरिया है वो भी कवर हो जाएगा आसपास का। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी जगह पड़ेगा जहाँ पर एपी सेंटर है। समझ में आया आपको? धरती के अंदर जो फोकस होता है उसके ऊपर का एकदम हिस्सा जहाँ पर हम खड़े हैं, या फिर जो हमको जो धरती नजर आ रही है जो अंदर नहीं है, उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं, जहाँ से अर्थक्वेक होता है और आसपास के एरिया में वाइब्रेशन पैदा होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान एपिसेंटर में ही होता है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग के नीचे, तो बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी गिर जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एपिसेंटर। इसके बाद देखा सिस्मिक वेव्स क्या होती है, ठीक है। वेव्स का मतलब क्या होता है? लहरें। तो सिस्मिक वेव्स क्या है, ठीक है। तो अब आप अच्छे समझेंगे क्योंकि आपको डायग्राम भी दिख रहा है। द ट्रेमर्स और द वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन होते हैं धरती के हिलने का जो काम है वो क्यों होता है अर्थक्वेक के अंदर, और इससे जो वेव्स है, मतलब जो आगे आगे बढ़ता जाता है अर्थक्वेक, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। हुज इंटेंसिटी रिड्यूसेस एज दे मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है जब आप एपिसेंटर से दूर जाते जाते हैं। इंटेंसिटी रिड्यूस मतलब कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट आप स्क्रीन पर देखिएगा। So look at the screen. Here I understand you, that how can you understand my language? 1 minute. So this is your diagram. In this diagram, look at the point from which the earthquake originate. ये फोकस है, धरती के अंदर है, ठीक है। कट करके बता रखा है आपको ब्लॉक्स में। ये जब ऊपर आएगा तो धरती के ऊपर जो हिस्सा हमको दिखेगा जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा उसे हम एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। इसके बाद ये जो वेव्स हैं ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन ये कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम। मतलब इसकी जो हम कहेंगे इंटेंसिटी है, जितनी तेज गति से अर्थक्वेक आ रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और उस पूरे एरिया पर इफेक्ट तो करेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो एक एरिया है और इसमें किस तरीके से रिचर स्केल होती है उससे नापा जाता है कि कितनी गति का या कितना तेज भूकंप आया है, ठीक है। आपकी रिचर स्केल जो होती है उसमें 8 सबसे बड़ा है। मतलब अभी तक के जो भी हम कह सकते हैं भूकंप आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान 8 वाले से होता है। 8 से कम, जैसे मान लीजिए 4 हुआ तो इतना नहीं हुआ, 5 है तो हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान है, 7 है तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, और 8 है तो बहुत, मतलब हम कह सकते हैं इससे आगे तो नुकसान हो ही नहीं सकता अर्थक्वेक से, ठीक है। भूकंप आना हमारे देश में कम ही आता है। जापान ऐसा देश है जहाँ पर हर बार सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, इसीलिए वहाँ पर बिल्डिंग्स डैमेज ना हो, इसलिए वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो हर बार वुडन होम ही बनाती है, मतलब लकड़ी से घर बनाती है, ताकि अगर बिगड़ भी जाए, उनके घर टूट भी जाए तो वापस से उसे रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। ये आपको फोटो दे रखा है। अब इस फोटो से आप क्या समझेंगे? वर्ल्ड का मैप है आपके सामने स्क्रीन पर। क्या दे रखा है? फर्स्ट अर्थक्वेक जोन्स, जहाँ पर रेड कलर है वो आपको बता रखा है इस जगह अर्थक्वेक आता है। देखिए भारत जो है, इंडिया में गुजरात में आया था, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके ऊपर का जो इलाका है, मतलब हम कह सकते हैं पंजाब या जम्मू कश्मीर वाला इलाका, यहाँ पर अर्थक्वेक आता है। इसके बाद जहाँ पर भी रेड कलर है उसका मतलब है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आता है। आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है? फ्रैक्चर जोन। क्या दे रखा है? फ्रैक्चर जोन। तो फ्रैक्चर जोन का क्या मतलब है? ऐसा जोन जहाँ पर कम भूकंप आता है, ठीक है। ये कम भूकंप आता है और आने से नुकसान हुआ है पहले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके वॉल्केनिक एरियाज और डार्कर एरियाज। वॉल्केनिक एरियाज मतलब जहाँ पर ज्वालामुखी, तो ब्लैक जो डॉट लगे हुए जहाँ पर भी उस जगह ज्वालामुखी। जैसे इंडिया है, इंडिया में एकदम नीचे का एरिया है वहाँ पर है, और अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है वहाँ पर है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ रहे हैं मेजरिंग अर्थक्वेक। मेजरिंग अर्थक्वेक का क्या मतलब है आपके लिए कि अर्थक्वेक जो है उसे मेजर कैसे किया जाता है कि कितनी तेज गति का अर्थक्वेक या फिर भूकंप आया है, तो वो हम देख लेते हैं। मेजरिंग अर्थक्वेक आर मेजर्स ऑन स्केल रैंकिंग फ्रॉम 0 to 9। एक स्केल बनी हुई होती है, उस स्केल में सबसे शुरुआत का पॉइंट 0 होता है, खत्म होने का पॉइंट 9 आता है, ठीक है। इसके बीच में अर्थक्वेक पता पड़ता है कि किस रेंज का अर्थक्वेक आपके यहाँ पर आया है। इस पूरी स्केल को रिचर स्केल कहा जाता है। तो आपको कभी नाम पूछा जाए किस स्केल से जो है अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, तो रिचर स्केल से। आगे दे रखा है द हाई नंबर ऑन दिस स्केल द ग्रेटर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ। जितने ज़्यादा नंबर का अर्थक्वेक आएगा उतने ज़्यादा
तेज गति से आपके यहाँ पर भूकंप आया है। अर्थक्वेक मेजर 6 और अबो आर डिस्ट्रियस। अर्थक्वेक ऐसा भूकंप, बहुत बार ऐसा होता है कि भूकंप आता तो है लेकिन थोड़ा सा शेक होती है धरती और वापस से बैलेंस हो जाता है सब कुछ, ज़्यादा नहीं होता इफेक्ट। लेकिन जब 6 से ऊपर वॉल्केनो आ जाए, जैसे 6, 7 और 8, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक वॉल्केनो होते हैं और उससे डिस्ट्रॉय तो होती ही चीज़ें, बहुत बार बिल्डिंग्स भी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत बड़े एरिया पर डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो अब आपको टॉपिक दे रखा है सिस्मोग्राफ, कि सिस्मोग्राफ क्या होता है और किस चीज़ के लिए यूज़ में आता है, तो हम पढ़ लेते हैं। हाँ 1 मिनट। हाँ तो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ द क्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। इसमें दे रखा है जो क्वेक आते हैं धरती के अंदर, जो भूकंप आता है, उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है। स्केल तो रिचर स्केल होती है, लेकिन उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक की जो वेव्स निकलती है उसे सिस्मिक वेव्स भी कहा जाता है। आपने पढ़ा था अभी सिस्मिक वेव्स, है ना, स्क्रीन पर देख लीजिए आप। तो जिससे सिस्मिक वेव्स को नापा जाए या फिर अर्थक्वेक को मेजर किया जाए, उस इंस्ट्रूमेंट को, देखिए रिचर स्केल है एक तरीके की, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक कॉल्ड आर नोन एज द सिस्मोलॉजिस्ट। वो व्यक्ति जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, उसे जानने का काम करते हैं, उन्हें सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, और इसकी जो पढ़ाई होती है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज प्रोन टू अर्थक्वेक। इंडिया का भी जो बहुत बड़ा एक एरिया है वो अर्थक्वेक से घिरा हुआ है, स्पेशली द हिमालयन रीजन, जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पर। बिकॉज द हिमालयस आर द रिसेंटली फॉर्म्ड माउंटेन्स, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वो कुछ समय पहले ही बने हैं, ठीक है। एंड द एरिया इज स्टिल वेरी अनस्टेबल, और यहाँ का जो एरिया है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब अस्थिर है, बराबर नहीं है। इन द नॉर्थ इंडिया, अगर उत्तरी भारत की बात करें, द मेजर अर्थक्वेक इन द 1897 एंड द 1950 चेंज द कोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र नदी जिस तरीके से बहती है उसकी गति को भी धीमा कर दिया और उसके एरिया को मोड़ करके रख दिया था जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। मतलब अर्थक्वेक का इतना इफेक्ट है कि रिवर जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं और अपना रूट चेंज कर लेती है। मतलब नदियों के बहने का जो हम कह सकते हैं कि जो रास्ता होता है वो भी इससे डिस्टर्ब हो चुका है, किससे, अर्थक्वेक से। तो अर्थक्वेक का इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। अब वापिस आपको केस स्टडी में क्या दे रखा है हम देख लेते हैं। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आपको इसमें 2 जगहों के बारे में बता रखा है, जिसका नाम आपको दे रखा है स्क्रीन पर, चाइना एंड हैती। चाइना और हैती ये कुछ ऐसी जगहें हैं, 2 विदेशी जगहें हैं, भारत के अंदर नहीं है, जहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में अर्थक्वेक आया है और उससे इफेक्ट भी हुआ है। देखिए आप फोटो देख सकते हैं, ये फोटो दिख रहा है आपको, इसमें आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लोग जो है वो बीमार हो चुके हैं, और इस पूरे मैप में बता रखा है किस जगह जो है अर्थक्वेक आया है। तो इसमें दे रखा है कि चाइना के अंदर 2008 में सबसे भारी मात्रा में डिवास्टेशन वाला अर्थक्वेक आया था, जो रिचर स्केल पे 8.3 था। मतलब हम बोल रहे 6 से ज़्यादा आए तो डिवास्टेशन ज़्यादा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपदा आ सकती है। तो 8.3 वाला जो अर्थक्वेक है रिचर स्केल का, वो चाइना के अंदर आया था। और कब आया है, 2008 के अंदर। 500 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट रहा था। और आगे दे रखा है शंघई नाम के एरिया में, वहाँ पर भी इसका इफेक्ट रहा और 70,000 लोगों की इसमें मौत हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बता रखी, रोड्स ब्लॉक हो गए, बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट बता रखे हैं। इतना ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसके लिए, क्योंकि ये केस स्टडी है, पढ़ना इतना हमारे लिए एसेंशियल नहीं है। फिर आप देख सकते हैं आगे टॉपिक अगला क्या है, हैती। हैती जो है एक छोटा सा देश है जो कि कैरिबियन आइसलैंड जो है सी समुद्र उसके आसपास है। 12 जनवरी 2010 को यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, जिसे कैस्ट्रोस्ट्रॉपिक कहा गया था। इसमें दे रखा है हेतियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा था कि इस समय मतलब जब ये अर्थक्वेक आया था 2 लाख लोगों की डेथ हो गई थी और 1 लाख लोग जो है वो होमलेस, मतलब उनका घर उनसे छिन गया था, टूट गया था। और ये अर्थक्वेक जो आया था ये 7.0 की इंटेंसिटी वाला था। और आगे दे रखा है इट्स एपिसेंटर वाज अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द पोर्टो प्रिंस एंड द कैपिटल ऑफ द हैती। हैती की जो कैपिटल है, राजधानी, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर इसका एपिसेंटर पाया गया था जहाँ से ये निकला था। और इसका फोकस जो है वो 13 किलोमीटर अंदर था धरती के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का। धरती के अंदर से कुछ वेव्स आती हैं जो धरती के ऊपर आती हैं, और फिर जिस जगह आई है वहाँ पर तो इफेक्ट करेगी, लेकिन वहाँ का बड़े से बड़ा एरिया, मतलब कम से कम हम कहें तो 100 किलोमीटर तक के एरिया को भी ये कवर करती है अर्थक्वेक का इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब हम वापिस से चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जो हमारा टॉपिक है
Devastating earthquake occurred at the fault that runs right from the Haiti and is situated along the boundaries between the Caribbean and North American plate. कैरिबियन सी और जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर जो प्लेट्स हैं, मतलब धरती के अंदर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके बीच में डिस्टर्बेंस के कारण हैती के अंदर जो है अर्थक्वेक आया था और इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। पोर्ट ओ प्रिंस, लियोंगा, जैकमेल, ये कुछ जगहें हैं वहाँ पर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। टॉपिक है आपका नेक्स्ट। द अर्थक्वेक ऑकर्ड एट द शैलो डेप्थ एंड देयरफॉर द अर्थक्वेक वेव्स हैड टू ट्रेवल अ शॉर्ट डिस्टेंस टू द अर्थ टू रीच द सर्फेस, सो द एनर्जी वाज हाई। अर्थक्वेक जो है वो धरती के कुछ नीचे ही होता है, मतलब मान लीजिए 10 या 15 किलोमीटर नीचे ही इसका फोकस होता है। तो जब ये धरती के ऊपर आता है तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इससे भारी मात्रा में नुकसान होता है। अर्थक्वेक स्ट्रक इन द मोस्टली थिक पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द कंट्री, और इसमें दे रखा है कि बहुत बार भूकंप जो है वो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी होती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर जल्दी आता है। द बिल्डिंग्स इन द पोर्ट ऑफ प्रिंस नाम की जो जगह है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स है या आसपास के जो एरिया है हेती नाम की जगह पर, वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में थे, वर नॉट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, और अर्थक्वेक जो है उसको रोक नहीं सकते थे। और इसमें दे रखा है हैट्रीज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैट्री का जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली एब्सेंस ऑफ द गुड एयरपोर्ट, वहाँ पर एयरपोर्ट अच्छे नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर रेस्क्यू वर्क नहीं हो पाया है। मतलब अगर आपके आसपास अर्थक्वेक होता है, देखिए भूकंप के लिए भी थोड़े दिन पहले भी दूरदर्शन ने एड्स चलाए थे, आपको पता हो तो, कि भूकंप आता है अगर आपके आसपास, तो अगर आप बच्चे भी हैं तो आप क्या कर सकते हैं। एक तो आप सिर पर कोई भी कुशन लेकर के, सिर पर एक पिलो लेकर के रखकर किसी भी टेबल के नीचे बैठ सकते हैं, तो उससे क्या है आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या फिर आप किसी मैदानी इलाके में चले जाएं, जब मैदानी इलाका मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं हो, ऐसी जगह पर भी आप चले जाते हैं तो उससे भी आपको नुकसान नहीं होता है और आपकी जान बच सकती है भूकंप आते समय भी। भूकंप के समय कभी भी ऐसा नहीं होगा आप घर पर सीधे खड़े हैं, आपको किसी टेबल के नीचे बैठ जाना है या पिलो सिर पर रख करके, या फिर किसी खुले मैदान में चले जाना है जहाँ पर आसपास कोई भी बिल्डिंग न हो। तो ये कुछ रेस्क्यू है मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 13 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने पढ़ा है कि कैसे माउंटेन्स जो है वो समय के साथ साथ आपस में फोल्ड हो जाते हैं, कैसे धरती का अंदर खिसकना होता है, मतलब माउंटेन्स जो है वो फोल्ड भी होते हैं, ब्लॉक प्रिंट हम कहेंगे कि ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं, कुछ माउंटेन का भाग जो है धरती के अंदर दब जाता है, कुछ ऊपर की तरफ खिसक जाता है, इससे माउंटेन्स में चेंजेस आते हैं। वॉल्केनोज क्या है, ठीक है, मैग्मा चैम्बर क्या है, उसमें वेंट क्या होता है, कैसे ज्वालामुखी फूटती है, कैसे इफेक्ट होता है उसका, किस टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, 3 टाइप्स के हमने पढ़े हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। और इसके बाद हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।